Hello student, good morning. I am your Hindi teacher. Today I will teach Hindi grammar. Chapter क्रिया। क्रिया आपको पढ़ाया जाएगा कि क्रिया क्या होता है। तो हिंदी ग्रामर में अगर हमको वाक्य बनाना है तो वाक्य बनाने में हमको सबसे ज्यादा क्रिया की जरूरत होती है। अगर हम क्रिया के बारे में समझें तो सबसे पहले हमें समझेंगे कि वाक्य बनाते समय क्रिया का प्रयोग जरूरी होता है। उद्देश्य और विधेय जो पूरे वाक्य में होता है उसको अलग अलग किया जाए तो उद्देश्य को छोड़ करके जो विधेय होता है, विधेय में सारी चीजें निहित होती हैं। कर्म होता है, क्रियाएं होती हैं। तो कर्म नहीं, आज क्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये विधेय में निहित होता है। जो दो पार्ट आप करेंगे वाक्य होता है। जो वाक्य का दो पार्ट करेंगे दो शब्द होता है, उद्देश्य होता है, विधेय होता है। तो विधेय में जो शब्द यूज होते हैं वो कर्म और क्रिया का यूज किया जाता है। जो कर्म और क्रिया होता है। और उद्देश्य में आपका जो वक्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, जो उद्देश्य होता है वो होता है। उसके अलावा आपका जो दूसरा पार्ट विधेय होता है उसी में क्रिया निहित होती है। तो आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे, क्रिया क्या होती है। इसको आज हम देखते हैं कि क्रिया क्या होती है। इसको हम आसानी से समझने के लिए आपको इसकी सबसे पहले डिफिनीशन बताई जाएगी। इसकी परिभाषा क्या होती है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी कि जब क्रिया को हमको जानना है, क्रिया जानने से पहले हमको उसकी परिभाषा जाननी जरूरी है। परिभाषा से हमको पता चलेगा कि क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से, ऐसा शब्द जिससे काम के करने या होने का पता चले, काम के करने या होने का पता चले, उसे हम क्रिया कहते हैं। वाक्य में किसी काम के करने या होने की जो सूचना देने वाला शब्द होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो कई मॉडल से हम इसको कह सकते हैं, यानी काम करने वाला जो शब्द होता है जिससे वाक्य में ये पता चले कि इससे काम हो रहा, उसी को हम क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो सानिया टेनिस खेल रही है। सानिया क्या खेल रही है? टेनिस खेल रही है। अशोक दफ्तर जा रहा है। अब अशोक कहाँ जा रहा है क्वेश्चन पूछेंगे तो दफ्तर जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि हम क्या का यूज करेंगे। क्या से पता चलता है कि क्या हो रहा है, जा रहा है कि खेल रहा है कि पढ़ रहा है कि सो रहा है। ये सब शब्दों का यूज से आपको पता चल रहा है कि ये क्रिया कर रहा है, ये काम हो रहा है। जो काम होता है वही क्रिया होती है। काम को ही क्रिया कहते हैं। जो काम किया जाता है उसी को क्रिया कहते हैं। अब क्रिया को समझने के लिए हमको मूल शब्द की जरूरत होती है जिसको हम धातु बोलते हैं। धातु, रूट। धातु यानी रूट। रूट शब्द जो होता है, मेन शब्द जो होता है, शब्द तो मिलके बना होता है ना। इसमें उपसर्ग और प्रत्यय जोड़े रहते हैं तो प्रत्यय हटा दिया जाए तो उसका रूट शब्द पता चल जाता है। तो रूट शब्द क्रिया, प्रत्येक क्रिया का एक मूल रूप होता है, उसे धातु कहते हैं। जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसका एक मूल रूप होता है। जैसे पढ़ता है, खेलता है, सोता है। उसमें अगर आप देखेंगे जागता है तो
उठता है, बैठता है, इसमें जागना, उठना, बैठना, इसमें रूढ़ शब्द जो होता है, जो धातु होता है वो रूढ़ शब्द होता है। तो ये जाग, उठ, बैठ, इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ नाम, 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 यानी प्रत्यय जोड़ करके उसको शब्द को दूसरा शब्द क्रिया बना दिया जाता है। तो मेन शब्द जो रूट शब्द होता है, इसको जो धातु बोलते हैं उसको जाग, उठ, बैठ, सो, इस तरीके के वर्ड जो है बोले जाते हैं, वो रूट शब्द होते हैं। उसमें प्रत्यय जोड़ करके सोता है, जागता है, पढ़ता है, इस तरीके से हम नए शब्द का के बारे में जानते हैं। तो रूट शब्द क्या होगा आपका? धातु शब्द जो होगा उसी को रूट शब्द कहते हैं। अब क्रिया के भेद, क्रिया कितने प्रकार की होती है इसको भी जानना जरूरी है। तो आप क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया को जो है हम दो आधार पर बांट सकते हैं। क्रिया को हम दो आधार पर बांट सकते हैं, एक कर्म के आधार पर, एक प्रयोग के आधार पर। तो कर्म के आधार पर हम दो प्रकार से इसको बांट सकते हैं कि कर्म के आधार पर, यानी कि जो काम किया जाता है उसके आधार पर हम दो प्रकार से इसको बांट सकते हैं। कर्म के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया जिसको हम इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया को कहते हैं। जिस क्रिया का कर्म हो, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और वह सकर्मक क्रिया जो होता है, क्रिया के फल का कर्म, क्रिया का जो फल होता है वो कर्म पड़ता है, यानी जो भी कार्य का जो फल होता है वो कर्म पर पड़ता है, इसलिए उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसके साथ एक कर्म जुड़ा हुआ है। तो क्रिया के साथ जब कर्म जुड़ा होता है तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे जया खाना खाती है, जैसे जया खाना खाती है, इसमें जो खाना है ये कर्म है, क्या है? कर्म। और ये खाती है ये आपका क्रिया है। तो जब क्रिया के साथ में ये कर्म लगा रहेगा, क्रिया के साथ में जब ये कर्म लगा रहेगा तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगर ये चीज, अगर इसी जगह पर हमने देते दिया खाती है, अब इसमें केवल खाती है क्रिया है, खाती है क्रिया, इसके साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए इसको हम सकर्मक क्रिया नहीं कहते। ये जो क्रिया है ये सकर्मक है, इसके साथ कर्म लगा हुआ है, इसलिए इसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है आकर्मक, एक कर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के भेद एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। यानी किसी वाक्य में दो कर्म होते हैं, किसी वाक्य में एक कर्म होता है। कर्म जो काम किया जाता है उसी को हम कर्म कहते हैं ना। तो अब जो सकर्मक क्रिया है उसके जो सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन? एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो एक कर्मक क्रिया जो होती है
सकर्मक क्रिया का एक ही कर्म हो, वह एक कर्मक क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? एक कर्मक क्रिया कहलाता है। तो ये एक कर्मक क्रिया, जैसे मालिक पानी देता है, तो देता है ये तो आपकी क्रिया होगी, लेकिन पानी आपका कर्म होगा। पानी क्या होगा? कर्म। तो ये जो पानी देता है, तो देना आपका क्रिया हो गया, और पानी आपका कर्म हो गया। इसमें एक कर्म है। मनोज पत्र पढ़ रहा है, इसमें भी पढ़ रहा है आपकी क्रिया हो जाएगी, और ये पत्र आपका कर्म होगा। तो पत्र जो है एक ही इसमें आपका कर्म है। तो ये एक कर्म इसके साथ, एक कर्म इसके साथ, इसको एक कर्मक क्रिया कहते हैं। इसको एक कर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसमें देखो द्विकर्मक क्रिया, जिसमें दो दो कर्म होते हैं, उसको हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। माली पौधों को पानी देता है, देता है ये आपकी क्रिया हो गई, लेकिन पौधों को पानी देता है, तो पौधा हो गया, पानी हो गया, ये दोनों कर्म है ना। तो ये दोनों कर्म है, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया हो गई। जब एक से अधिक कर्म जिसके साथ में हो जाए और वो क्रिया से पहले जुड़े हो, उसको हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक? जैसे जया मेरा चित्र बना रही है, जया है मेरा चित्र बना रही है, इसमें मेरा और चित्र दोनों कर्म है। तो ये दोनों दो दो कर्म इसमें यूज किया गया है, इसलिए इसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आपको समझ आया? पहला क्या कि क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं ये मालूम हो गया आपको। जिससे जिस सब से किसी काम का करना या होना पाया था उसे क्रिया कहते हैं। उसके बाद क्रिया के जो भेद होते हैं दो आधार पे होते हैं, एक कर्म के आधार पे, एक प्रयोग के आधार पे। तो कर्म के आधार पे भी दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इसको एक सकर्मक क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आया कि सकर्मक क्रिया क्या होता है। तो सकर्मक क्रिया जो होती है जिसके साथ कर्म होता है, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन इसमें भी दो प्रकार होते हैं। सकर्मक क्रिया के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है एक कर्मक क्रिया, एक होता है द्विकर्मक क्रिया। समझ में आ रहा है? तो अब ये चीज इतना चीज आपको बता दिया गया कि एक कर्मक क्या होता है, जिसमें एक कर्म लगा रहता है क्रिया के साथ, और द्विकर्मक क्या होता है जिसके साथ, जिस क्रिया के साथ दो कर्म लगा रहता है उसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट आया कि अकर्मक क्रिया क्या है। अकर्मक क्रिया जिस वाक्य में जब आप सकर्मक क्रिया पढ़ते हैं, जिसमें वाक्य में कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म के साथ जुड़ा होता है क्रिया, उसको सकर्मक कहते हैं। तो अकर्मक मतलब नहीं, आमिष नहीं, इसमें नहीं होता है कर्म, जिसमें कर्म ना हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। सीधे सीधे सेंटेंस लिखा रहता है कि उसमें जैसे एग्जाम्पल आपको दें कि क्रिया राम हंसता है, आदित्य चलता है, सीधा दिया, इसके साथ कर्म नहीं लगाया गया। तो जो कर्म नहीं रहता है तो उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसके साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता, वो अकर्मक क्रिया कहलाता है। तो अकर्मक क्रिया जैसे लड़का दौड़ रहा है, ठीक है, वह देर से सोता है, तो ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल इसमें ये बताया कि आदित्य चलता है, राम हंसता है, इसमें कर्म का पता नहीं है। आदित्य आपका क्या हो गया, आदित्य आपका सब्जेक्ट हो गया, जो काम करने वाला कर्ता हो गया। तो ये राम हंसता है, तो राम हो गया, हंसता है ये क्रिया है, इसके साथ कर्म नहीं लगा हुआ है। आदित्य
नहीं लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आपका कर्म के आधार पर दो क्रियाएं हो गए, उसके भी दो भाग हो गए। अब आते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। एक भेद होता है सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा प्रेरणात्मक क्रिया, पांचवा पूर्वकालिक क्रिया और छठा होता है कृदंत क्रिया। तो सामान्य क्रिया क्या होती है? इसको हम सिंपल वर्ब कहते हैं। सामान्य क्रिया किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जब किसी वाक्य में एक क्रिया होती है तो उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। तो जिसको हम सिंपल वर्ब कहते हैं, जैसे मनोरमा जागी, तो जागी क्या है? एक क्रिया है, तो एक ही क्रिया इसकी। अनुपमा भागी, सुरेश नहाया। अब लिख दिया जाए कि सामान्य क्रिया में अनुपमा जागी, इसमें केवल एक क्रिया है। अगर हम लिखते हैं कि अनुपमा जागती है, अनुपमा जागती, इसमें केवल एक क्रिया है। और अनुपमा जागती है, इसमें जागती और है दो क्रियाएं हो गई, तो इसलिए जिसमें एक क्रिया होती है उसको सामान्य क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? किसी वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं होती तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी चल पड़ी, जब एक से अधिक एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं होती तो उन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे रेल गाड़ी चल पड़ी, इसमें चल और पड़ी ये दोनों दो क्रियाएं हैं। रेलगाड़ी चल पड़ी, रमा ने भोजन कर लिया, तो कर और लिया। श्याम से गिलास टूट गया, टूट और गया। ये जो शब्द हैं अलग अलग क्रियाएं बताते हैं, तो इसमें एक से अधिक क्रियाएं हो गई, इसलिए इसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं, जिसको कंपाउंड वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ब। अब नेक्स्ट आता है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? जैसे याद करने के लिए पाठ को दोहराया, याद करने के लिए पाठ को दोहराया। अर्जुन दरवाजा रंगने लगा, तो उपर्युक्त में रंगने, अपनाना, दोहराना, बड़बड़ाना नाम धातु क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं संज्ञा और सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनी है, इसीलिए इसका नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। तो नाम धातु जो क्रिया होती है संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनती हैं। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रियाएं होती हैं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये हो गई आपकी नाम धातु क्रिया। इसके बाद है प्रेरणात्मक क्रिया। कॉजेटिव वर्ब होता है जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके दूसरों से कराता है। जिन क्रियाओं को कर्ता अपने आप नहीं करता, वो दूसरों से कराता है, उसे हम प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रंजना ने पुत्र को खाना खिलाया, तो रंजना ने पुत्र को खाना खिलाया,
तो जो खिलाया शब्द है ये प्रार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया जो होगी अध्यापक बच्चे से लिखवाता है। ठीक है, सेठ जी ने नौकर से फर्श धुलवाया। समीर आरती से अंजना को चित्र दिखवाती है। इन वाक्यों में धुलवाया, खिलाया, लिखवाया क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं जो दूसरे द्वारा कराई जा रही हैं, तो जो दूसरों द्वारा क्रियाएं कराई जाती हैं उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब इसमें आता है नेक्स्ट पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, अब पूर्वकालिक क्रियाएं क्या होती हैं? जिन किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। एक मुख्य क्रिया होती है, उसके पहले एक क्रिया और हो जाती है, उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वीरेंद्र ने अनुच्छेद लिखकर दिखाया। वीरेंद्र ने अनुच्छेद लिखकर दिखलाया। तो लिखकर दिखलाया, तो ये जो दिखलाया है उसके पहले क्रिया दिखा दी गई। इसमें जो दिखाई दे रही है ये है लिखकर। तो ये जो लिखकर क्रिया है ये पूर्वकालिक क्रिया है। और प्रेरणा सबसे मिलकर कश्मीर गई, तो मिलकर कश्मीर गई, तो गई और मिलकर गई, तो मिलकर जो शब्द है यही पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली जो क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब आता है कृदंत क्रिया, सफिक्स एंडिंग की वर्ब जिसको कहते हैं। जो क्रियाएं शब्दों के अंत में प्रत्यय लगने से बनती हैं उन्हें हम कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। जो कृदंत क्रिया होगी ये क्या होता है? जिन शब्दों में प्रत्यय लगा करके जो क्रिया बनती है उसे हम कृदंत क्रिया कहते हैं। तो कृदंत क्रिया के एग्जाम्पल को हम समझेंगे। जैसे पढ़ना, पढ़ना, तो ये पढ़ जो है इसमें ना लगाया गया है, इसलिए ये कृदंत क्रिया कहलाती है। पढ़ना, जागना, ये ना लास्ट में लगा हुआ है। ऐसे शब्द जिसके अंदर जो है प्रत्यय लगा करके क्रियाएं बनती हैं उन्हें हम कृदंत क्रियाएं कहते हैं। तो अब सारी क्रियाओं के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो क्रिया पर लिंग, वचन और पुरुष का प्रयोग। क्रिया पर लिंग, वचन और पुरुष का प्रयोग। क्रिया पर लिंग, वचन और पुरुष का प्रभाव क्या होता है? क्रिया एक विकारी शब्द है, यह कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलता है। क्रिया जो होती है लिंग रहेगा तो उसके अनुसार वो बदलेगी। लिंग में जैसे अगर पुल्लिंग है तो मोहन चलता है, लिंग के अनुसार कैसे बदलती है? मोहन मान लीजिए खाना खाता है, तो मोहन खाना खाता है। ये मोहन के कार्य में इसका जो वर्ब है, इसकी जो क्रिया वो खाता है। लेकिन अगर सीता खाना
अब देखो सीता है यहाँ पे, मोहन का तो खाता है, सीता है तो खाती है, सीता है तो खाती है। अब मोहन के साथ खाता शब्द का आ गया क्रिया और इसमें खाती आ गया, सीता के साथ खाती है। तो ये क्या होता है, कर्ता के अनुसार जो होता है ना, संज्ञा के अनुसार इसकी क्रियाएं बदलती रहती है। क्रिया के साथ ये इसका, अब वचन के साथ ये कर्ता जो होता है ना, संज्ञा, संज्ञा के साथ जो लिंग होता है, ये लिंग के अनुसार बदलता है। संज्ञा जो है लिंग के अनुसार, मोहन है तो खाता है, सीता है तो खाती है। अब लिंग के अनुसार हो गया, वचन के अनुसार, तो वचन के अनुसार कैसे चेंज होता है, ये एक पुस्तक है, ये बहुत सारे पुस्तक हैं। अब देखो यह एक पुस्तक है, ये बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं। अब है और ये हैं, ये सब किससे बदल रहा है, एक वचन है, यह एक पुस्तक है तो है, और ये बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो यहाँ पे है का यूज किया गया। तो ये वचन के अनुसार भी ये चीजें बदलती है, क्रियाएं बदल जाती हैं। अब पुरुष का प्रभाव, तो जैसे उत्तम पुरुष में अगर मैं, पुरुष का प्रभाव पड़ा है इसमें, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, उसके बाद आएगा तुम आओगे, तुम आओगे, वह आएगा। अब देखिए इसमें पुरुष का प्रभाव हो रहा है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष का जो प्रभाव होता है, मैं आऊंगा, तो इसमें वर्ग आऊंगा हो गया। अगर तुम लिख दिया मध्यम पुरुष में तो ये तुम आओगे, और जो अगला आता अन्य पुरुष में आता है तो वह आएगा। तो इसके कारण भी, पुरुष के कारण जो हो गया कि ये उत्तम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, ये अन्य पुरुष है, उसके कार्य की क्रियाएं बदलती हैं। तो क्रिया को आपने देखा कि लिंग के आधार पर भी बदलती है, वचन के आधार पर भी बदलती है, और पुरुष के आधार पर भी बदलती है। तो क्रियाएं जो होती हैं लिंग वचन के आधार पर बदलती रहती हैं। तो क्रियाएं जो होती हैं वो क्रियाएं जो होती हैं वो जो होती हैं लिंग वचन आधार पर